जब तक पापा मम्मी आपको अपनी कलेक्टर की गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा तब तक मेहनत करता रहूंगा। और जो भी देवी सुन रही हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को, तो आपको क्या बोलना है, जब तक पापा मम्मी आपको अपनी कलेक्टर की गाड़ी में नहीं बैठा लेती मैं तब तक मेहनत करती रहूंगी। ये गाइस आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, और जो उन्होंने आप लोगों के लिए सपना देखा है, तो उसको अचीव करने के लिए ये वाली जो थॉट प्रोसेस मैंने आपको बताई है हमेशा आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। और आप अपनी तैयारी कंसिस्टेंट तरीके से करते रहो। कंसिस्टेंट तरीके से सिर्फ 1 से 1.5 2 साल की आपको तैयारी करनी है, प्रॉपर तरीके से आपका सिलेक्शन होके रहेगा। राइट? तुरंत लाइक का बटन अभी के अभी हिट कर दो गाइज, अभी के अभी कर दो तुरंत लाइक का बटन हिट। आपके लिए इतनी मेहनत मैं करता हूं, एक लाइक तो डेफिनेटली बनता ही है। और गाइज जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है गाइज, 14 और 15 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स का लेक्चर है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक सुनना। और लेक्चर में मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की मैं बात यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ्स देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ्स आप चेक कर सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएगी, लिंक्स पे क्लिक कीजिएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, आप चेक कीजिए। और सेम अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस का प्रूफ भी आप देख सकते हैं। और इवन अभी पंजाब पीएससी अभी हुआ है रिसेंटली 13 तारीख को ही, तो उसका भी प्रूफ मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा, क्योंकि अभी मैंने पेपर में गो थ्रू किया है। तो यहां पर जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए उन्हीं से रिलेटेड करंट अफेयर्स के पूरे टॉपिक्स बनाए, और इवन स्टैटिक पोर्शन के भी, क्योंकि यहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी कवर कराता हूं, बताता हूं क्या क्या चीजें काम की है, क्या क्या चीजें काम की नहीं। अगर आप बने रहेंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को अपन कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं से भी आपको करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं करनी होगी अगर आप रेगुलरली बने रहते हैं तो। राइट? और आज के कौन से टॉपिक्स हैं जो अपन कवर करने जाएंगे, तो सबसे पहले तो पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक से डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैंगोंग सो के अंदर एक हम लोग को डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में पैंगोंग सो के ऊपर। आपको पता होगा कि पिछले साल 2020 में अप्रैल से बहुत इश्यूज, बहुत टेंशन हम लोग को इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिली थी। तो उसी पर ही एक आर्टिकल है और उसी पर ही बात करेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों कंट्रीज अपनी आर्मी को भी पीछे ले रही हैं। राइट? तो उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज में सुधार जो लाए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स में मॉडिफिकेशन हुए हैं तो उस पर बात करेंगे। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए आपको। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नीति आयोग जो है उसने एक सब ग्रुप क्रिएट किया है, और वो सब ग्रुप एक नेशनल एक्शन प्लान क्रिएट कर रही है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो इस पर थोड़ी बात करेंगे। वर्ल्ड यूनानी डे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं पेपर 2 के। फिर पेपर 3 के टॉपिक्स में बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे चाइना की तियानवेन 1 प्रोब के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे 17 मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट्स को, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। 5G को लेकर डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट पर एक डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ अपन बात करेंगे कि जो हमारे बजट में इस बार फोकस किया गया है कि 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। राइट? यानी कि 2 हमारे जो नेशनलाइज बैंक जो है, यानी कि सरकारी बैंक जो है, उनको प्राइवेटाइज करने की जो बात हो रही है, तो उसी पर ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। राइट? तो ये इतने टॉपिक्स हैं आज के जो अपन कवर करने जा रहे हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए, यानी कि जो ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, इन लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और अगर आपको पेड पैकेज को ज्वाइन करना है और इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको मतलब चीज और पूछनी है तो आप मुझे 9713282838 ये नंबर मेरा है, ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है,
एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए पेड पैकेज से रिलेटेड इस नंबर के थ्रू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करेंगे। पेपर 2 की न्यूज से स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप पूरा सुनिएगा। डिस्कस करेंगे इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के बारे में, जिसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो इस रिपोर्ट के अंदर यह बताई जा रही है कि अगले 2 दशकों में, अगले 2 डिकेड्स में, 20 ईयर्स में इंडिया की जो ऊर्जा मांग है, एनर्जी डिमांड जो है, उसमें 25% की वृद्धि होने वाली है। 25% की ग्रोथ हमारी एनर्जी की डिमांड में आने वाले 20 सालों में देखने को मिलने वाली है। और ये ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है। इसका मतलब यह है कि पहले पास्ट में, पिछले सालों में हम लोगों की एनर्जी की डिमांड में इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिला है जितना कि आने वाले 20 सालों में देखने को मिलने वाला है, राइट। और बताया जा रहा है कि 2030 तक यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ते हुए इंडिया विश्व में तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता के तौर पर हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि हम वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर के तौर पर बन जाएंगे 2030 तक, 2030 तक, यूरोपियन यूनियन को क्रॉस करके। और गाइस, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रीय नीति है, एट प्रेजेंट हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, उसको देखते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि इंडिया 2040 तक, 2040 तक 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने वाली है। यानी कि हमारी कंट्री की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है 2040 तक। और यही कारण है जिसके चलते हमारी जो एनर्जी, जो कंजम्पशन है, ऊर्जा खपत जो है, वो डबल होने वाली है, दोगुनी होने वाली है, राइट। तो इसका मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाहूंगा जिससे कि आपके माइंड में पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो क्यों बढ़ने वाली है आने वाले समय में, या फिर क्यों आने वाले समय में हम लोग एनर्जी को इतना ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो देखो गाइस, आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हमने पास्ट लेक्चर्स के दौरान भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव के बारे में, है कि नहीं। तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का क्या पर्पस है कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करें, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर हो। तो यही तो फोकस है ना आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हमारी कंट्री में जब सेटअप होंगी, और हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को चलने के लिए या फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की आवश्यकता होती है। तो जब आने वाले समय में इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तो हमारे एनर्जी जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। इसलिए आने वाले समय के लिए हमारी एनर्जी की डिमांड जो है उसमें ग्रोथ तो देखने को मिल ही रही है। तो यही चीज यहां पर बताने की कोशिश करिए कि यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट वजह है जिसके कारण से इंडिया की एनर्जी की जो डिमांड है या एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसमें ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलने वाली है अगले 2 दशकों में, अगले 20 सालों में। बट गाइस, इसमें बहुत चिंता वाली बात क्या बताई जा रही है कि हमारी जो बढ़ती हुई जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, जो हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो आज की डेट में देखने को मिल रही है और वो बढ़ रही है आने वाले समय में, तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को हमारी रिन्यूएबल एनर्जी फुलफिल नहीं कर पाएगी। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को, जीवाश्म ईंधन को इंपोर्ट कराना होगा, आयात उसका करवाना होगा। और ये आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि ये कितना ज्यादा जो है वो एनवायरमेंट के लिए खराब है, क्योंकि जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं, जैसे कि कोयले को जब हम बर्न करते हैं, या फिर पेट्रोल को जब जलाते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, तब क्या होता है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज होता है, और भी काफी सारी पॉल्यूटेंट गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए खतरा है, और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के लिए ये खतरनाक बात हम लोग को देखने को मिल रही है। आज की डेट में हम लोग फोकस कर रहे हैं टेम्परेचर लेवल को डिक्रीज करने के ऊपर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कारण क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। बट इंडिया में आने वाले समय में जो एनर्जी की डिमांड जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको फुलफिल करने का सिर्फ एकमात्र ही सोर्स आज की डेट में जो बच रहा है वो है फॉसिल फ्यूल।
और फॉसिल फ्यूल हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी सरकारें जो है वो मेनली फोकस किसके ऊपर कर रही हैं कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के ऊपर, कि हम लोग खुदाई वगैरह करें, हमारे पास से पेट्रोलियम जो है वो निकले या नेचुरल गैस वगैरह निकले, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारी सरकार फोकस कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई रिजल्ट एज सच नहीं मिल रहा है, राइट। मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास इतने नहीं है जो कि हमारी एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट रहना होगा। और जब फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा तो ये एनवायरमेंट के लिए खतरनाक बात हम लोग को आने वाले समय के लिए देखने को मिलने वाली है, राइट। तो हम लोग जो आज की डेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड जो बढ़ रही है, तो उसको अगर हम रिप्लेस नहीं कर पाए रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला जो एक पॉइंट है इसको मैंने इसलिए आपको डिटेल में समझाया क्योंकि आज की डेट में फोकस किसके ऊपर है, एनवायरमेंट के ऊपर है। बट बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड जो है उसको हम लोग को अगर फुलफिल करना है तो फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट रहना होगा, और वो भी उसके इंपोर्ट पर। इंपोर्ट कराएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी कंट्री से पैसा जो है वो बहुत बाहर जाएगा, राइट। हम लोग को खर्च बहुत करना पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं, अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको पेट्रोल का, तो आपकी स्टेट में क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का, आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या रेट है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल ही मैंने पेट्रोल डलवाया था तो 96 पॉइंट समथिंग जो है वो रेट था, 96.30 यानी कि 96 रुपीज 30 पैसे के आसपास रेट था। 96 तक पहुंच गया और मैं रहता हूं भोपाल मध्य प्रदेश में, तो यहां पर रेट इतना ज्यादा चला गया है। तो आपकी सिटी के अंदर आपको शायद पता हो कि क्या रेट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइए। तो आप खुद देखिए कि कितना महंगा जो है वो फॉसिल फ्यूल होता जा रहा है, और आने वाले समय में जब ये महंगी चीजों को हम इंपोर्ट करवाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स को अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट कराएंगे, तो हमारा पैसा भी एक तो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, महंगाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली फैक्ट्रीज जो होंगी, अगर फैक्ट्रीज के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग होगा, और ऑब्वियस ही बात है कि इंजन के लिए या फिर पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत है, और जब फॉसिल फ्यूल ही महंगे हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स होगा, जो कंपनी वो प्रोडक्ट जो बनाएगी, तो वो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। तो इस चीज पर भी आप लोग को रिलेट करते हुए पूरी चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत की तेल मांग जो है, हमारी जो डिमांड जो हम लोग को ऑयल की, क्रूड ऑयल की हम लोग को देखने को मिल रही है, वो वर्ष 2019 में 5 मिलियन बैरल पर डे की थी। ये 2040 में बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल पर डे की देखने को मिलने वाली है। और इस शोधन क्षमता, इस रिफाइनिंग कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें इसकी, क्योंकि क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उसके बाद ही हम लोग पेट्रोल देखते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, राइट। एकदम से क्रूड ऑयल का तो डायरेक्ट उपयोग नहीं करते, उसकी रिफाइनिंग होती है। तो जो शोधन क्षमता जो है, रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है, उसमें भी वृद्धि होगी। वर्ष 2019 में 5 मिलियन बैरल पर डे से बढ़कर वर्ष 2030 तक 6.4 मिलियन बैरल पर डे की देखने को मिलेगी, और 2040 तक 7.7 मिलियन बैरल पर डे की हो जाएगी। तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है। और गाइस, चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर आती है ऑयल को इंपोर्ट कराने के मामले में, और हमारा जो एट प्रेजेंट ऑयल की जो डिमांड्स हैं, जिसको हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, वो 76% नीड्स या डिमांड जो है वो इंपोर्ट करके फुलफिल कर पा रहे हैं आज की डेट में। यानी कि आज की डेट में हम लोग 76% अपने ऑयल्स को इंपोर्ट करा के काम चला रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि 2030 तक बढ़कर 90% हो जाएगा और 2040 तक बढ़कर 92% हो जाएगा। यानी कि 2040 तक 92% हम लोग फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं ऑयल के लिए। यानी कि हमें ऑयल को इंपोर्ट कराना होगा। 92% ऑयल की जरूरतें जो है वो इंपोर्ट से पूरी होंगी, राइट। तो ये चीज इस रिपोर्ट में बताई गई है। और जो बढ़ती तेल की जो मांग हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके कारण भारत की जो तेल आयात लागत जो है, अब देखो, मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि हम जो तेल को इंपोर्ट कराएंगे तो उसके लिए हमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो आएगा नहीं। तो जो इंपोर्ट हम लोग ऑयल को करवाएंगे तो 2019 की तुलना में 2030 तक ये 2 गुनी हो जाएगी। 181 बिलियन डॉलर की ये हमें देखने को मिलने वाली है 2030 तक, और 2040 तक 255 बिलियन डॉलर की हो सकती है, क्योंकि तेल के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तेल के रेट्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि तेल का भंडार जो है वो कम है पूरे दुनिया भर में, राइट। तो कम जो है और वो होता ही जा रहा है कम,
तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा रूल है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो रेट तो बढ़ना है ही है। और आने वाले समय में तेल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आसमान छू रहे हैं, और अब आने वाले समय में तो और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम करने की रिक्वायरमेंट है, अगर इन सब चीजों से हमें बचना है तो ये इसके एक रिजल्ट के तौर पर है। जैसे कि अगर आप अपने मेंस के आंसर पे भी अगर कंक्लूजन लिखें तो इसी प्रकार से लिखिएगा। और ये थी इस रिपोर्ट के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब थोड़ी बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। गाइज, ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके फ्रेमवर्क के अनुसार इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ था, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। 4 मेन एरियाज पर इसका मिशन काम करता है: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता। राइट, तो इस पर यह मेनली काम करता है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और गाइस, इसके रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। इसको स्टैब्लिश करने की वजह यह थी क्योंकि 1973 और 1974 के दौरान ऑयल क्राइसिस वर्ल्ड वाइड देखने को मिले थे, पूरे दुनिया भर में तेल संकट छा गया था। राइट, इसमें तेल की प्रॉब्लम जो है वो पूरे दुनिया भर में आ रही थी कंट्रीज को। तो ये जब सेटअप हुई तो इसका मेनली ये काम था कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में ऑयल की प्रॉब्लम ना आए, किसी प्रकार से ऑयल के सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्ड करने के पर्पस के लिए, अपने सदस्यों की मदद करने के पर्पस के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। राइट, और आज की डेट में इसका जो मैंडेट है, इसमें एक्सपेंशन हम लोग को, इसमें विस्तार हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके कार्यों में अब शामिल हो चुका है काफी सारी चीजें, जैसे कि ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड्स, यानी कि प्रमुख ऊर्जा रुझानों पर निगाह रखना या निगरानी रखना, और प्रमोटिंग साउंड एनर्जी पॉलिसी, यानी कि जो मजबूत ऊर्जा नीति जो है उसको बढ़ावा देना। राइट, और विश्लेषण करना कि पूरे दुनिया भर में एनर्जी ट्रेंड जो है, एनर्जी डिमांड जो है वो किस प्रकार की चल रही है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में ही हम लोग देखे ना कि इसने इंडिया के ऊपर एनालिसिस करके बताई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया की एनर्जी डिमांड को लेकर, तो वैसे ही एनालिसिस भी करती है। राइट, इसके अलावा इसका फोकस और किन चीजों पे रहता है? मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बढ़ावा देना। राइट, आपस में कंट्री जो है वो मिलकर एनर्जी की डिमांड्स को कैसे फुलफिल करेंगे, तो उसकी नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आना, तो इस पर भी ये काम करती है। इसके कंपोजिशन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और 8 एसोसिएशन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और इसका मेंबर बनने के लिए एक कंट्री के लिए मैंडेटरी है कि उस कंट्री को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य होना जरूरी है। बट आपको बता दें कि सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज, तो वो सभी की सभी कंट्रीज आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मेंबर नहीं है। यानी कि सिंपल तौर से एक कंट्री को ओईसीडी का मेंबर होना जरूरी है इसकी सदस्यता के लिए, आईईए की सदस्यता के लिए। बट जितनी भी ओईसीडी की जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सभी कंट्री जो है वो आईईए की मेंबर बने। राइट, तो ये चीज है। इसके अलावा एक कंट्री को इसका मेंबर बनने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहली चीज तो उस कंट्री के अंदर 90 दिनों तक, 90 डेज तक ऑयल जो है वो रिजर्व रहे। यानी कि एक जो कंट्री है, जैसे कि एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर एक दिन में 1 लीटर तेल उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, एक दिन में 1 लीटर तेल का उपयोग होता है, और कहा जा रहा है कि उस कंट्री के अंदर अगले 90 डेज, यानी कि 3 महीने आप कह सकते हो कि अगले 3 महीने तक उस कंट्री के अंदर जितना तेल की रिक्वायरमेंट होती है उसका रिजर्व होना जरूरी है। यानी कि उसके पास जो है वो रिजर्व रहना चाहिए 3 महीने तक का। राइट, एक कंट्री के अंदर, तभी वो कंट्री जो है वो उसकी मेंबर बन सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि उस कंट्री का जो ये 90 दिन का तेल है वो उसी कंट्री से निकाल कर लिया हो, उस कंट्री ने इंपोर्ट कराकर भी ये तेल रखा हो अपने पास तो भी चलेगा। मतलब कुल मिलाकर एक कंट्री के पास 90 दिन का रिजर्व, 90 दिन का भंडार होना जरूरी है इसकी सदस्यता के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को इसमें यह देखने को मिलता है कि इस भंडार का
ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो कंट्री मदद कर सके। मतलब कि ये जो रिजर्व है 90 डेज का, इस रिजर्व की अगर जरूरत पड़ जाती है दूसरी कंट्रीज को, दूसरी मेंबर कंट्रीज को आईईए की, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि जब भी ऑयल क्राइसिस होंगे तो आपस में इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके आपस में। तो 90 डेज का रिजर्व सभी कंट्रीज के पास इसलिए रखने की बात की जा रही है कि जब भी किसी उसकी मेंबर कंट्री को तेल की आवश्यकता पड़े तो ये मेंबर्स जो है वो आपस में तेल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एक दूसरी कंट्रीज के साथ, राइट। जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो जिस भी कंट्री के अंदर इश्यूज हम लोग को ऑयल के देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज पर ये मेनली फोकस करता है। तो इसलिए एक कंट्री के पास ऑयल का रिजर्व होना तो डेफिनेटली जरूरी है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। दूसरी बात, उस कंट्री के अंदर मतलब 10% तक 10% तक ऑयल के कंजम्पशन को रिड्यूस करने की एक प्रॉपर प्लान हो, एक प्रॉपर पॉलिसी हो, जो कि उसने इंप्लीमेंट कर रखी हो कि वो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो कम से कम यानी कि 10% तक वो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो रिड्यूस करेंगे। यानी कि उस कंट्री के अंदर पूरी की पूरी जो एनर्जी की डिमांड है वो फॉसिल फ्यूल से फुलफिल ना हो, इस पर मेनली ये फोकस करता है कि 10% जो है वो कंट्री अपनी एनर्जी की डिमांड्स को दूसरे सोर्सेस के थ्रू जो है वो फुलफिल कर सके, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू फुलफिल कर सके। तो इसमें ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और इस प्रकार का इसका प्रोग्राम भी होना चाहिए कि जो कि नेशनल ऑयल कंजम्पशन को 10% तक जो है वो रिड्यूस करे। तो ऐसा इसका एक प्रोग्राम होना जरूरी है। इसके अलावा उस कंट्री के अंदर कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर CERM, तो इसके जो है वो रूल्स रेगुलेशंस या इसके ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, कानून और संस्था होना जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर इसकी CERM की। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन इमरजेंसी रिस्पांस मेजर CERM, इसको ऑपरेट करने के लिए, CERM को ऑपरेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए और संस्था ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये CERM का मेन पर्पस क्या है, यही है कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर की। अगर किसी कंट्री को एकदम से इमरजेंसी हो जाए, ऑयल की आवश्यकता पड़ जाए, तो इस पर्टिकुलर मतलब कानून के थ्रू एक कंट्री जो है वो ऑयल का सप्लाई कर सके उसकी दूसरी मेंबर कंट्रीज के अंदर। तो उस कंट्री के अंदर कानून होना जरूरी है, क्योंकि उस कंट्री के अंदर कानून नहीं होगा तो वो कंट्री मना भी कर सकती है ना कल को कि हमारे पास तो ऐसा कोई कानून नहीं है ऑयल सप्लाई करने का, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर तरीके से ऑयल के सप्लाई जो है, ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको बेटर बनाने के लिए आपस में मेंबर कंट्रीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसके लिए इन्होंने ये बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो रखी हैं आईईए ने। तो वो आप लोग को समझना थोड़ा सा रही, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज रटने की नहीं होती। अगर आप चीजों को समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर लोगे, तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं होगी। और मेरा फोकस ये रहता है कि आप में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करवाना। इसके अलावा एक कंट्री के अंदर फोकस यही किया जाता है कि कानून हो, मेजर्स हो, कि जिसके चलते वो कंट्री जो है वो सभी ऑयल कंपनीज के जो डेटास वगैरह जो है वो हासिल कर सके, या रिपोर्ट्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो हासिल कर सके रिक्वेस्ट के तौर पर। तो देखो, आईईए को जब भी किसी कंट्री, इसकी मेंबर कंट्री की रिपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी कि उस कंट्री के अंदर जो ऑयल कंपनीज मौजूद हैं, उन ऑयल कंपनीज के पास कितना रिजर्व है या कितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उसकी अगर आईईए को कभी भी डेटा चाहिए, कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आईईए ऐसी इंफॉर्मेशन ले सके। तो इसलिए इन्होंने यहां पर एक कानून बनाने की भी बात कर दी कि उस कंट्री के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि उस कंट्री में मौजूद जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, सभी ऑयल कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो है रिक्वेस्ट करने पर हासिल की जा सके। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो कलेक्टिव एक्शन जो है, सामूहिक कार्रवाई इसकी जो है, तो उसमें योगदान देने के लिए अपना यानी कि कंट्रीब्यूशन देने को सुनिश्चित करने के लिए देश के अंदर कानून और उपाय होने चाहिए। वही ये सेम पॉइंट है जो पहले हम लोग को देखने को मिला था। ये पॉइंट सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, पुराने वाले पॉइंट्स को, कि एक कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए कि जब भी मेंबर कंट्रीज जो है वो ऑयल अगर मांगे, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें, तो उस कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, वो कौन सी रिपोर्ट्स है, तो ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में आपसे अक्सर पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चंस वगैरह, प्रीलिम्स वगैरह में, तो आपको ये रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये फलाना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक आईईए के बारे में भी समझ में आ गया होगा और इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के बारे में भी जो मैंने आपको समझाया वो क्लियरली आपको अच्छे से पूरी चीज समझ में आ गई होगी। अब गाइस बहुत ध्यान से सुनना, अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं।
आप सभी लोग वाकिफ है इस बात से कि पिछले साल 2020 में काफी ज्यादा टेंशंस इंडिया और चाइना के बीच में हमें देखने को मिली थी। इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा बॉर्डर इश्यूज हुए थे। स्पेशली पैंगोंग सो लेक की बात करें तो दोनों कंट्रीज की आर्मी एक दूसरे के सामने आ गई थी। स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिला था, है कि नहीं? अपन ने इस बारे में पहले भी काफी बार डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पैंगोंग सो लेक के बारे में। तो अगेन ये टॉपिक फिर से न्यूज में आ गया है और मैं पूरी चीजें आपको फिर से बेसिक से पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात तो ये टॉपिक न्यूज में अगेन फिर से क्यों आया है तो वो मैं आपको समझा दूंगा। इस तो अब दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और चाइना ने मिलकर फैसला लिया है कि एक एग्रीमेंट कर रही हैं। एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट ये हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों कंट्रीज अपनी अपनी आर्मीज को पीछे ले रही हैं, राइट? यानी कि टेंशंस को रिलैक्स करने पर काम कर रही है इस एग्रीमेंट के थ्रू। दोनों कंट्रीज की आर्मी अब पीछे होने वाली है, यानी कि जो डिस्प्यूटेड एरिया जो था पैंगोंग सो लेक का, तो उससे दोनों कंट्रीज की आर्मी अब पीछे हो जाएगी, राइट? और फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर पर ये एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो पहले मैं आपको बताता हूं, फिर डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ी सी बात पैंगोंग सो लेक के बारे में भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो बताई जा रही है कि फिंगर 8 से ईस्ट की तरफ चली जाएगी चाइना की आर्मी, यानी कि चाइना फिंगर 8 को क्रॉस नहीं करेगी। अब ये फिंगर 8 क्या है? अब आप बोलोगे कोई बात नहीं, नहीं पता है, पहली क्लास अटेंड नहीं करी है जो जब मैंने समझाया था ये पूरी चीजें, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको फिंगर 8 के बारे में बता दूंगा। ये फिंगर्स क्या है इस पर्टिकुलर पैंगोंग सो लेक के पास, तो उसके बारे में बता दूंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अब चाइनीज आर्मी जो है वो फिंगर 8 को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है? ये चाइनीज आर्मी ने कहा या चाइना की तरफ से ये चीज एग्रीमेंट के अंदर मेंशन्ड है। और हम लोग क्या करने वाले? चाइना अगर फिंगर 8 को क्रॉस नहीं करेगी तो हम लोग भी, हमारी इंडियन आर्मी जो है, इसका परमानेंट बेस जो फिंगर 3 के पास में है, धन सिंह थापा पोस्ट, जो परमानेंट बेस हमारी इंडियन आर्मी का है, हम लोग वहीं पर रहने वाले। मतलब कि हम लोग फिंगर 3 को अब क्रॉस नहीं करेंगे, राइट? तो ये इस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन्ड है। साथ ही साथ अप्रैल 2020 जिस समय पर ये टेंशन हम लोग को बॉर्डर पर देखने को मिले थे, तो अप्रैल 2020 के बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हुए हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को हटा दिया जाएगा, राइट? फिनिश कर दिया जाएगा, राइट? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब टेंशंस हुए थे तब हम लोग ने भी और चाइना ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे बेसिस, टेम्पररी बेसिस वगैरह जो है वो क्रिएट कर दिए थे। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स बिल्डअप किए हैं, क्रिएट किए हैं, सबको समाप्त करना है। और जैसा पूरा, यानी कि जैसा स्ट्रक्चर पहले था, यानी कि टेंशन के पहले, अप्रैल 2020 से पहले जैसा लैंडफॉर्म था, जैसा स्ट्रक्चर था उस एरिया का, वैसा का वैसा दोबारा से रीस्टोर कर देना है, राइट? यानी कि पहले की स्थिति पे उसको, स्ट्रक्चर को वापस लेकर आ जाना है। साथ ही साथ दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि ये टेम्पररी मोरेटोरियम मिलिट्री एक्टिविटीज पर करने वाले। मतलब क्या हुआ इसका? कि ये दोनों कंट्रीज अपनी किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं करेंगी। मतलब कि होता है ना, पेट्रोलिंग वगैरह करती है आर्मी, देखरेख करती है, बॉर्डर एरियाज पर निगरानी रखती है, जैसे कि आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर में देखा होगा, राइट? सलमान जब क्रॉस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर में एंटर कर रहे होते हैं, तो उस समय पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कर रही होती है, पेट्रोलिंग कर रही होती है ना? तो वैसे ही कि कोई भी पर्टिकुलर, यानी कि इस क्षेत्र, पैंगोंग सो लेक के आसपास के क्षेत्र पर टेम्पररी बेसिस पर दोनों कंट्रीज की आर्मी जो है वो किसी प्रकार की एक्टिविटीज अभी नहीं करेंगी, राइट? क्योंकि अभी एक्टिविटीज करने लगेंगी तो अगेन फिर से टेंशन बिल्डअप हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा माहौल को रिलैक्स करने के लिए एग्रीमेंट लाया गया है, ठीक है? तो ये चीज है गाइस, इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स जो कि आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाई देयर इज अ डिस्प्यूट हियर, पैंगोंग सो लेक पर क्यों डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। आप बहुत ध्यान से समझना, ये बेसिकली बेसिक चीज है जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इस क्षेत्र पर, पैंगोंग सो लेक पर डिस्प्यूट क्यों नजर आते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 1962 का जो वॉर हम लोग को इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिला था, उसके बाद एलएसी हम लोग को देखने को मिली, जिसमें एक लाइन बिछाई गई। लाइन के जो है वो वेस्ट की तरफ इंडिया का साइड है, ईस्ट की तरफ चाइना का साइड हम लोग को देखने को मिलता है। अब जो ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये पूरी की पूरी जो है वो जमीन पर है, जमीन पर लाइन खींची हुई है, सिवाय पैंगोंग सो लेक को छोड़कर। जैसे कि अगर आप मैप देखेंगे एलएसी का, तो आपको बाकायदा एलएसी के मैप में पूरा एरिया जो है वो जमीन का, लैंड का देखने को मिलेगा, सिवाय पैंगोंग सो लेक को छोड़कर। पैंगोंग सो लेक के ऊपर से ये एलएसी जो है वो होकर गुजरती है। अब देखो, अब यहां पर कंफ्यूजन किस चीज का, उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे कि गाइस, आप एक जमीन के ऊपर लकीर खींच सकते हो, है ना? आप जमीन के ऊपर लकीर खींच के बता सकते हो कि वो वाला साइड आपका, ये वाला साइड मेरा, राइट? बट पानी के ऊपर आप लकीर नहीं खींच सकते। और ये जो एलएसी है, ये पानी के ऊपर से होकर गुजर रही है। अब पानी के ऊपर कोई लकीर नहीं है, कोई पर्टिकुलर जो है वो बाउंड्री नहीं है किसी प्रकार की, तो ऑब्वियस सी बात है कि
यहां पर तो इश्यूज होंगे ही होंगे। चाइना जो है वो इसके कुछ एरिया को अपना डिक्लेयर करती है, इंडिया इसके एरिया को अपना डिक्लेयर करती है। वैसे तो ये एरिया पूरा हमारा ही है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है स्काई चीन का एरिया, राइट। तो आप सभी लोग इसके बारे में भी जानते हैं, बट क्या करें अब, एलएसी जब हो गई है, और बट टेंशन वाली बात यहां पर पानी के ऊपर आ जाती है, पैंगोंग सो लेक के ऊपर, राइट। तो ये बिल्कुल कहानी सेम वैसे ही है जैसे कि कई बार आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि हमारे इंडियन फिशरमैन जो है वो गलती से इंटरनेशनल वाटर्स पर चले गए और श्रीलंकन यानी कि जो पानी है, श्रीलंकन की जो टेरिटरी है, मैरीटाइम टेरिटरी, वहां पर वो चले गए और उसके चलते श्रीलंकन नेवी ने उनको पकड़ लिया, श्रीलंका की नेवी ने उनको पकड़ लिया। क्यों चले जाते हैं वो? क्योंकि वहां पर कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती ना, पानी के ऊपर थोड़ा ना कोई लकीर बन के दिखाई देगी कि हाँ यार ये साइड हमारा है वो साइड आपका है। बट जमीन के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं कि जिसको देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा पार्ट इंडिया का है, कौन सा पार्ट चाइना का है। बट पानी के ऊपर कौन सा पार्ट किसका, ये थोड़ा ना बता पाएंगे, है कि नहीं। तो यही एक मेजर डिस्प्यूट वाली चीज हम लोग को, विवाद वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर है यहां तक आपको? अब बात करते हैं दूसरी, कि दोनों साइड्स ने अपने अपने एरियाज को मार्क किया हुआ है, दोनों पक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया हुआ है कि उनके कौन से क्षेत्र होंगे, वो खुद ही ने उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बना लिया। हमारा तो पूरा इसका ही चेन है वैसे, बट फिर भी अब क्या करें, अब चाइना ने हरकत पट की है तो कुछ कर नहीं सकते अब। और इंटरनेशनली भी ये चीज जो है वो डिक्लेयर हुई है, एलएसी। इसके अलावा इंडिया कंट्रोल करती है 45 किलोमीटर का एरिया पैंगोंग सो लेक का। हमारा जो एरिया है ये पैंगोंग सो लेक का 45 किलोमीटर का एरिया हमारा है, बाकी जो बचा हुआ है वो चाइना का है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ की देखने को मिलती है। कुछ बेसिक फैक्ट्स इस प्रकार से आपको पता होने चाहिए। अब देखो, लेक के अंदर जो हम लोग को, झील में जो हम लोग को कुछ सेक्शंस देखने को मिलते हैं, उसको फिंगर कहा जाता है, जिसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे लैंड मास का, राइट, कि ये हम लोग को कुछ थोड़ा फिंगर टाइप का नजर आता है, तो इसलिए इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखकर इसको फिंगर नाम दे दिया गया है। और पानी के पास में ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनको फिंगर का नाम जो है वो दिया हुआ है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, कि कुछ एरिया है ऐसा जिनको फिंगर का नाम दे दिया है। किस पर्पस के लिए दिया है फिंगर का नाम? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एरिया किसका होगा, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ ज्यादा कोई आपको ज्ञान नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। फिंगर नाम सिर्फ एरिया को डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा एरिया किसका होगा। जैसे कि कई बार, जैसे आप अपने घर पे किसी को बुलाते तो उसको रूट नहीं समझाते हो कि भैया वहां से टर्न लेना, वहां से आपको 3 पेड़ दिखाई देंगे, वहां से आपको तो 3 पिलर्स दिखाई देंगे। तो आपने पिलर को क्या किया, नंबर दिया ना, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, है ना। तो वो आपने क्या किया, नंबर दिया पिलर्स को, भैया पहले आना आपको पहला पिलर दिखाई देगा, फिर दूसरा दिखाई देगा, तीसरे पिलर से राइट ले लेना। तो ऐसा कुछ समझाते हैं ना अपन किसी को, कुछ भी बात बताने के लिए, कोई भी एरिया तक लाने के लिए। तो वैसे ही ये जो फिंगर्स बनाए गए हैं ना, ये समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, राइट, कि जिससे कि पता लग जाएगी किसकी टेरिटरी किसके कंट्रोल में आएगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को फिंगर्स की देखने को मिलती, कुछ नहीं है, डिवीजन के लिए सेक्शंस हम लोगों ने बनाए हुए हैं और कुछ नहीं इससे ज्यादा, राइट। तो ऐसे 8 हम लोग को देखने को मिलते हैं फिंगर्स, ऐसे 8 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फिंगर्स का नाम दिया हुआ है। और इंडिया और चाइना की अपनी अपनी खुद से स्वयं से अंडरस्टैंडिंग है इन इन फिंगर्स को लेकर, राइट, कि ये फिंगर जो है वो, या फिर ये बोलते हैं कि एलएसी किस फिंगर से पास होगी, इनकी खुद की अपनी समझ है। इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है कि एलएसी पास होती है फिंगर 8 से। हम लोगों ने कहा कि फिंगर 8 जो आखिरी फिंगर जो है, उससे उसके पहले से एलएसी जो है वो पास होती है। तो ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। और चाइना ने क्या डिक्लेयर किया है? चाइना ने बोला है कि एलएसी पास होती है फिंगर 2 से, राइट। तो ये चाइना ने कहा हुआ है कि फिंगर 2 से एलएसी पास होती है। तो ये जो विवादित वाला जो एरिया है, फिंगर 3 से लेकर फिंगर 7 के बीच का हमें देखने को मिलता है। और अभी एग्रीमेंट में हमने क्या देखा? एग्रीमेंट में ये चीज देखी कि फिंगर 8 को जो है वो चाइना क्रॉस नहीं करेगी, चाइना फिंगर 8 से ईस्ट की तरफ रहेगी, और इंडिया जो है वो फिंगर 3 को क्रॉस नहीं करेगी, राइट। 3 से पहले हमारा जो एक बेस हम लोग को देखने को मिलता है, परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट जो है हमारा, हम लोग वहां पर रहेंगे, हमारी आर्मी वहां पर रहेगी। फिंगर 3 को हमारी आर्मी क्रॉस नहीं करने वाली है, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जो स्टैंड ऑफ जो हुआ था वो इसी एरिया के बीच में हुआ था, कि कई बार चाइनीज आर्मी जो है वो यहां पर पहुंच जाती है, यहां तक आ जाती है, कई बार तो फिंगर 2 तक भी आ जाती है चाइनीज आर्मी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये पानी है, क्योंकि जमीन पर आप मार्क कर सकते हो, पानी पर, पैंगोंग सो लेक पर आप मार्क नहीं कर सकते कि कौन सा एरिया किसका होगा। तो इसलिए इन्होंने फिंगर, ये वाले जो स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, इनकी मदद से अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है कि इस लेक के पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके बाद की बाउंड्री जो होगी वो चाइना की होगी, इससे पहले की इंडिया की होगी, या फिर वेस्ट की तरफ इंडिया की होगी, ईस्ट की तरफ से चाइना की बाउंड्री होगी। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को बस फिंगर 8 थोड़ा सा यहां पे ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया एलएसी जो है वो फिंगर 8 से होकर गुजरती है, नहीं, फिंगर 8 से थोड़ा सा पहले से होकर गुजरती है। और चाइना कहती है कि फिंगर 2 से पहले एलएसी होकर गुजरती है,
राइट। तो ये चीज हम लोग को चाइना की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। और हमारी यहाँ पर इस क्षेत्र में पैंगोंग सो लेक के पास हमारी जो आर्मी है ये ज्यादातर पैदल ही इसको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है हमारी आर्मी को, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट है, यानी कि वहां पर गाड़ी वगैरह नहीं ले जा सकते। बट चाइना को थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि चाइना की कुछ गाड़ियां वगैरह जो होती हैं वो इस क्षेत्र पर आ जाती है, क्योंकि यहाँ का टेरेन जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, यानी कि वहां पर गाड़ी चलने की व्यवस्था है। बट हमारे साइड से अगर हमें मूव करना है तो हमारे साइड से गाड़ी नहीं चल पाएगी, व्हीकल्स वगैरह नहीं चल पाएगी, हमें जो है वो फुट पर ही जाना पड़ता है, पेट्रोलिंग हमें फुट पर ही करनी पड़ती है, क्योंकि टेरेन वैसा है ना। आप क्या कर सकते हैं, जोग्राफिकल टेरेन को तो चेंज नहीं कर सकते, बहुत ऊबड़ खाबड़ एरिया वहां पर है ना। तो ये चीज है। तो ये सिंपल से फैक्ट्स हैं जिसकी आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस सवाल ये उठता है कि चाइना क्यों इस क्षेत्र पर पैंगोंग सो लेक पर क्यों अतिक्रमण, क्यों एंक्रोचमेंट करना चाहती है। तो पैंगोंग सो लेक जो है गाइस ये रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहां पर चुशुल वैली हम लोग को देखने को मिलती है, चुशुल घाटी हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चुशुल घाटी कहां पर है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए पैंगोंग सो लेक के पास है। और आपको बता देगा इसकी 1962 का जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, उस दौरान भी चीन द्वारा मुख्य हमला चुशुल घाटी से ही शुरू किया गया था। और चुशुल घाटी का जो रास्ता है वो पैंगोंग सो लेक से होकर गुजरता है, और ये एक इंपॉर्टेंट एक मार्ग है, इंपॉर्टेंट रूट हम लोग को ये देखने को मिलता है। और चाइना जो है वो इसका उपयोग इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करने के लिए कर सकती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा चाइना जो है वो ये भी नहीं चाहती कि हम लोग इंडियन आर्मी जो है यहां पर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करे, क्योंकि चाइना को डर है कि अगर यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो चाइना का जो एरिया है अस्काई चीन का, हालांकि हमारा एरिया है वो, बट वो तो अब ठीक है, चाइना के कंट्रोल में चला गया है। तो चाइना का जो अस्काई चीन का जो एरिया है और लहासा कशगर का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर जो उसने हाईवेज वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, तो उस पर संकट हो सकता है चाइना को। तो चाइना थोड़ा सा डरती है कि अगर हम यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे इस एरिया के पास पे, यानी कि ये वाले एरिया के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, राइट, पैंगोंग सो लेक के पास, तो जो हाईवेज इसने यहां पर बनाए हुए हैं अस्काई चीन एरियाज पर, राइट, तो वो उसको खतरा हो सकता है। और लहासा जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है उसको इसे खतरा हो सकता है, राइट, लहासा कशगर एरिया जो हाईवे इसका है। और साथ ही साथ हाईवे को किसी भी प्रकार का जो नुकसान होगा, अगर चाइना के किसी भी प्रकार के हाईवेज को नुकसान होगा, तो चाइना का जो प्लान है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है, तो उस पर जो उसका प्लान है उसको कब्जा करने का, उसको अपने कंट्रोल में लेने का, वो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाइना जो है वो पाकिस्तान को जो बहला फुसला रही है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसने अभी क्रिएट किया हुआ है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, तो एक टाइम आएगा कि वो पूरा का पूरा जो ये डिस्प्यूटेड एरिया है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये एक टाइम के बाद एग्रीमेंट वगैरह के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू चाइना अपने कंट्रोल में कर लेगी, राइट। तो वो जो चाइना का जो इंपीरियलिस्ट प्लान है वो थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ा सकता है अगर हम लोगों ने यहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। तो इसलिए वो भी नहीं चाहती कि हम लोग भी पैंगोंग सो लेक के नजदीक आए, और उसको भी पता है कि पैंगोंग सो लेक पर किसी प्रकार की अगर एक्टिविटी होगी तो वो चाइना के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, राइट। तो इसलिए वो थोड़ा सा यहां पर इस एरिया को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो मानती है और इसलिए यहां पर विवाद करती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है चाइना की तरफ से। और पैंगोंग सो लेक के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो देखो इसका ट्रांसलेशन जो होता है वो कॉन्केव लेक के नाम से जाना जाता है। कॉन्केव लेक इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं लद्दाखी भाषा में। पैंगोंग का अर्थ है समीपता, और तिब्बती भाषा में सो का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो है झील, राइट। और पैंगोंग सो लद्दाख में 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलती है। लंबी, सकरी, गहरी और स्थल रुद्ध झील, यानी कि मतलब इसका जो टेरेन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 135 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। और इसका जो निर्माण जो हुआ था ये तेथिस जियोसिंक्लाइन के थ्रू हुआ था, और ये एक सॉल्ट वाटर लेक के तौर पर हमें देखने को मिलती है। काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो इसी से होकर गुजरती है, यानी कि इसी पर ही अपनी हिल्स वगैरह बनाती है, राइट। काराकोरम माउंटेन रेंज की काफी सारी हिल्स हैं जो कि 6,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है, जिनमें से एक K2 भी हम लोग को देखने को मिलती है। K2 दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और मतलब ये कहां पर खत्म होती है, तो पैंगोंग सो लेक के नदन एजेस पर खत्म होती है। जो मैं आपको फिंगर्स दिखा रहा था ना, तो वहीं पर ही इसका एंड हम लोग को नजर आता है, राइट। और ये तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया से होकर ये काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं।
और सदर्न बैंक जो है इसकी, ये भी काफी हाईली ब्रोकन हम लोग को नजर आती है। इसके माउंटेन्स वगैरह जो है वो हाईली ब्रोकन है, और स्पंगुर लेक की तरफ जो है वो इसके माउंटेन स्लोप करते हैं साउथ की तरफ पे। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में बस आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। पैंगोंग सो लेक के बारे में भी ज्योग्राफिकली फैक्चुअल कुछ डेटाज इंफॉर्मेशन, बट मेन चीज आप लोग के लिए जो काम की थी कि वो टेंशन जो है वो पैंगोंग सो लेक पर क्यों हो रहे हैं, फिंगर्स के बारे में आप लोग को एक जनरल आइडिया होना चाहिए, बस दैट्स इट। और एग्रीमेंट के बारे में, डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बारे में, तो ये पूरी फुल्ली कवरेज जो है वो इस टॉपिक का अपन ने किया है। होपफुली आपको अच्छे से ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। गाइस बात हो रही है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। तो अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी होती हैं, जैसे कि हम लोग म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये अर्बन लोकल बॉडीज हैं। अर्बन एरियाज को अच्छा बनाने पर, वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पर काम करती हैं ये सब बॉडीज। तो इनमें अभी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, इनमें सुधार लाए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि गोवा जो है वो 6th स्टेट, छठी राज्य बन गई है जिसने अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। अब गोवा 223 करोड़ रुपए एडिशनल बोरो कर सकती है। गोवा के पास एडिशनल बोरोइंग परमिशन आ गई है 223 करोड़ रुपए की है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू फंड जो है वो जुटा सकती है, फंड इकट्ठा कर सकती है। गोवा के अलावा 5 और राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना, जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर दिया है। और आपको बता दें गाइस कि ये जो सुधार हम लोग को अर्बन लोकल बॉडीज में, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय में और अर्बन यूटिलिटीज रिफॉर्म जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इनका मेन मकसद सिर्फ यही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग करनी है अर्बन लोकल बॉडीज की, कि जिसके चलते अर्बन लोकल बॉडीज के पास अच्छा पैसा रहे, अच्छा फाइनेंस रहे, और जब अच्छा पैसा इनके पास होगा तो ये बेटर तरीके से पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकेंगे सिटीजन्स को। और एक आर्थिक रूप से मजबूत जो अर्बन लोकल बॉडीज जो होती है, इकोनॉमिकली रेजुविनेटेड जो अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, ये एक अच्छा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकती हैं, यानी कि एक बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे का ये निर्माण कर सकती हैं, और इस बेटर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सिटीजन्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में ये मदद कर सकती हैं। तो ये चीज हम लोग को रिफॉर्म्स के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो, इस रिफॉर्म्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ने कुछ चीजें निर्धारित करी हुई हैं, कुछ रिफॉर्म्स निर्धारित किए हुए हैं, सुधार निर्धारित किए हुए हैं, जैसे कि स्टेट जो है, स्टेट्स राज्य जो है, उनको नोटिफाई करना होगा फ्लोर रेट्स प्रॉपर्टी टैक्सेस के अर्बन लोकल बॉडीज में। जैसे कि काफी सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं और काफी सारे चार्जेस वगैरह होते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई का चार्ज होता है, ड्रेनेज और सीवेज का चार्ज होता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो चार्जेस हैं और जो वेरियस सर्विसेज की जो चार्जेस, जो म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जिन चार्जेस के थ्रू जिनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसे जो जनरेट होते हैं, तो बताया जा रहा है कि इनको भी समय समय पर जो है, ये एक तो महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, साथ ही साथ जो मतलब पुराने जो कॉस्ट हैं, करंट कॉस्ट जो है, यानी कि आज की रेट में प्राइस क्या चल रहा है, पुराना प्राइस क्या था, महंगाई किस दर पे बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए चार्जेस भी जो है वो चेंज किए जाए। और समय समय पर राज्यों को एक सिस्टम क्रिएट करना है कि समय समय पर ये सब जो चार्जेस जो हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वैसे वैसे इन सब चार्जेस भी चेंज होते रहे, राइट, जिससे कि अच्छा पैसा जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज के पास आ सके, और इन पैसों से अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, या फिर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें, जिससे कि सिटीजन्स को अच्छी सर्विसेज मिल सके। तो ये चीजें हैं। और केंद्र ने भी, सेंटर ने भी 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया जो है वो रिफॉर्म्स के लिए, सुधार के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स लेकर आना है, अर्बन लोकल बॉडीज या यूटिलिटी का रिफॉर्म लेकर आना है, और पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस, इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब गाइस इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ फिर भी आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो, जो स्कूल्स वगैरह में जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, राइट, तो उसी की यहां पर बात हो रही है, उसी में ही कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिले, और लोकसभा के अंदर इसी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत किया गया था कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स में मॉडिफिकेशन किए गए हैं। और मिनिस्ट्री जो है जिसने ये प्रस्तुत किया, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हम लोग को देखने को मिलती है। और क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, तो उसकी अगर बात करें गाइस, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की हम लोग को देखने को मिलती है,
तो 60-40 का फंडिंग जो पैटर्न होगा शेयरिंग के लिए, यानी कि केंद्र और सरकार के बीच में केंद्र जो की तरफ से 60% जो है वो पैसा लगाया जाएगा, फंडिंग लगाई जाएगी, और राज्य सरकार जो है वो 40% फंडिंग प्रोवाइड कराएगी। बट अगर बात होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहां पर 90% फंडिंग जो है वो सेंटर की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, और 10% जो है वो स्टेट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि जो एनुअल फैमिली इनकम की जो लिमिट है उसको 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो अभी तक 2 लाख रुपए की रखी गई थी, बट अब इसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस अलाउंसेस का जो रेट्स है वो भी बढ़ा दिया गया है और इस स्कीम के अंदर। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि ये स्कीम जो है वो 2020-21 से लेकर 2025-2026 तक कंटिन्यू रहेगी। इसमें भी फंडिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा मैंने भी आपको बताया था, 60-40 का और 90-10 का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसीज के लिए और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स ओबीसीज के लिए, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी 1 लाख रुपए से जो पर एनएम की जो स्कॉलरशिप है उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है पर एनएम का प्री मैट्रिक के केस में, और पोस्ट मैट्रिक के केस में स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ाकर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए पर एनम कर दी गई है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी चीजें हैं, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं था, बट हाँ फिर भी एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। बताया जा रहा है कि नीति आयोग ने गठन किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है एक सब ग्रुप जो कि प्रिपेयर करेगा नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नेशनल एक्शन प्लान क्रिएट करेगा ये सब ग्रुप। आप जानते हैं गाइस कि लॉकडाउन के समय पर जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो प्रवासी मजदूर श्रमिक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो इन फ्यूचर इन पर्टिकुलर श्रमिकों को, इन वर्कर्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसको लेकर एक प्रॉपर प्लान जो है वो क्रिएट करेगा नीति आयोग का ये सब ग्रुप। इस सब ग्रुप में मेंबर्स जो होंगे वो काफी सारी मिनिस्ट्रीज के होंगे, काफी सारे एक्सपर्ट्स में मेंबर्स मौजूद होंगे, एनजीओस के मेंबर्स होंगे और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इसकी ये है, मतलब ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है इस पर्टिकुलर ग्रुप का कि टेंजिबल एक्शन प्लान जो है वो क्रिएट किए जा सके, ठोस कार्य योजना जो है वो क्रिएट की जा सके, जिसके चलते जो इश्यूज जो माइग्रेंट वर्कर्स फेस करते हैं तो वो उनको फेस ना करना पड़े, उनके लिए काफी आसानी हो। और इसमें OSH कोड की भी यहां पर बात हुई। बताया गया कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979, इसमें शामिल किया जा रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को। ये कोड जो है गाइस ये लाया गया था सितंबर 2020 में। इस कोड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनको एक डिसेंट वर्किंग कंडीशन में रखा जाए। मिनिमम वेजेस इसमें शामिल हैं कि एक मिनिमम वेजेस उनको मिलना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। उनको अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्शन मिले और उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए वेरियस फैसिलिटीज अवेलेबल हों और उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये OSH कोड में ये सब प्रोविजंस शामिल होते हैं इस प्रकार के। इसमें टारगेट किया जा रहा है हर प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, इवन माइग्रेंट वर्कर्स को भी इस कोड के अंदर। और इस कोड ये कोड अप्लाई कहां पर होगा, तो पिछले 12 महीनों के अंदर अंदर किसी भी पर्टिकुलर जो काम करने की जो जगह होती है, वर्क प्लेस जो होती है, और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो होता है, वहां पर अगर 10 या 10 से ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स अगर मौजूद हैं, वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है पिछले 12 या उससे ज्यादा मतलब 12 महीनों के अंदर ही अंदर, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर ये चीज अप्लाई होगी, यानी कि ये कोड जो है वो अप्लाई होगा, यानी कि उस जगह के या उस वर्क प्लेस के मालिक को जो है वो वर्कर्स के लिए इस OSH कोड को फॉलो करना मैंडेटरी होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और इसी के आधार पर वेरियस प्लान जो है वो क्रिएट करने पर काम करेगी ये सब ग्रुप। अब जब ये प्लान लेकर आएगी तब उस प्लान के बारे में काफी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नीति आयोग इस प्रकार का काम कर रही है अभी एट प्रेजेंट, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड यूनानी डे की बात करेंगे तो वर्ल्ड यूनानी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है गाइस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है February 11 को ऑब्जर्व किया जाता है। और February 11 2021 को अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनानी से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट, कि यूनानी जो है काफी सारी डिजीज वगैरह को जो है वो खत्म कर सकती है और
यूनानी जो है उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर ये दिवस, ये डे हमें देखने को मिलता है। और ये जो दिन है गाइज, ये बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है 11 फरवरी हकीम अजमल खान जी की, और इन्हीं की एनिवर्सरी के अवसर पर ये वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनानी सिस्टम का प्रिंसिपल जो है गाइज, ये 4 भावों के ऊपर, बॉडी के 4 भाव होते हैं, ह्यूमर होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि ब्लड, रक्त, बलगम, येलो बाइल या फिर ब्लैक बाइल। तो इन 4 चीजों के ऊपर बेस्ड जो है वो यूनानी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि बॉडी के अंदर ये जो 4 भाव हैं, ये जो 4 चीजें हैं, इनमें अगर थोड़े भी चेंजेस आते हैं तो बॉडी के अंदर, यानी कि अगर बॉडी को कोई डिजीज है या बॉडी अस्वस्थ है, राइट, स्वस्थ नहीं है, तो उस समय चेक किया जाता है कि ये 4 भाव में कुछ चेंजेस होंगे, कि ये 4 भाव के ऊपर बेस्ड ही पूरी बॉडी का सिस्टम काम करता है। ऐसा यूनानी के प्रिंसिपल के अंदर बेस्ड हम लोग को चीजें देखने को मिलती है। और यूनानी का ओरिजिन कहां पे हुआ है? ग्रीस में हुआ है। और इंडिया के अंदर 11वीं सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में अरब्स और पर्शियंस ने यूनानी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए सीसेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, हिस्ट्री के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। सीसेट की पूरी आपकी तैयारी करवाई जा रही है अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी तैयारी, कंप्लीट फुल फ्लेज तैयारी आपकी करवाई जा रही है। अगर आप ये कोर्सेज को लेंगे तो आपकी फुल फ्लेज तैयारी होगी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। और कोर्स की फीस भी काफी कम है। सीसेट की फीस मात्र 999 रुपीज की है, कहीं और नहीं मिलेगी आपको, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, इससे कम प्राइस में। और जो क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है वो कहीं और आपको नहीं मिलने वाली है। हिस्ट्री के कोर्स की फीस मात्र 1449 है, मतलब ऐसी फीस आप लोगों के लिए रखी हुई है। और गाइज ये फीस जो है वो इसी साल के बैच के लिए, हो सकता है कि नेक्स्ट बैच में ये फीस जो है वो बढ़ जाए। अभी आपको मौका मिला है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको फीस, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी अपने साथ जुड़े हुए हैं जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं गाइज, आपके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, 9713282838 ये मेरा नंबर है। याद रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन कोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स इन कोर्सेज से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। बट फिर भी अगर कुछ पूछना है या इंस्टॉलमेंट्स में अगर आपको फीस पे करनी है तो पहले मुझसे कांटेक्ट कर लो, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में फीस पे कर देना। और कैसी इंस्टॉलमेंट्स में देता हूं पता है आपको? आप जिस इंस्टॉलमेंट में कंफर्टेबल हो वो वाली इंस्टॉलमेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। तो आप जो है वो, अगर वैसे तो फीस इतनी कम है, आप, मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड शायद ना कर पाए, तो आपके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गाइस बात हो रही है बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में। क्वेश्चन अगर आता है कि ये बाबर क्रूज मिसाइल जो है वो किसकी है, तो पाकिस्तान कंट्री की ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की अटैक करने की क्षमता कितने किलोमीटर की है पता है? तो एक तो देखो, बैलिस्टिक मिसाइल है तो मतलब कि 490 किलोमीटर के दूर तक जो है ये टारगेट्स को अटैक कर सकती है, और ये लैंड और सी टारगेट्स दोनों को ही अटैक कर सकती है, और वो भी हाई प्रेसिशन के साथ, यानी कि सटीकता के साथ ये अटैक कर सकती है। तो ये थोड़ी सी चीज है जो आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे चाइना के तियानवेन 1 प्रोब के बारे में। तो इस टॉपिक को हालांकि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से ये टॉपिक न्यूज में आया है और इंपॉर्टेंट है और लगातार न्यूज में आ रहा है, तो पूरी चीज मैं इसकी डिटेल में आपको समझाता हूं। तो चाइना का ये तियानवेन 1 प्रोब हम लोग को देखने को मिलता है। मार्स के ऑर्बिट पे ये सक्सेसफुली एंटर कर गया है। लगभग 6.5 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, और अब ये मार्स के ऑर्बिट पर आ चुका है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और लगभग 3 महीनों में तियानवेन 1 जो है ये एक लैंडिंग कैप्सूल जो है वो भेजेगा मार्स के ऊपर, यानी कि मार्स की सतह पर, उसके सरफेस पर एक कैप्सूल जो है वो भेजेगा, और 240 किलो का एक रोवर उस कैप्सूल से निकलेगा और मार्स की सतह पर जो है वो स्टडी करेगा। और ये मार्स के नदर्न हेमिस्फीयर पर मौजूद एक जगह है, एक मैदान हम लोग को देखने को मिलता है जिसका नाम है उटोपिया प्लैनेटिया। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि उटोपिया प्लैनेटिया जो है ये कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्स में ये एक मैदान हम लोग को देखने को मिलता है मार्स के नदर्न हेमिस्फीयर पर, नॉर्थ पर, राइट। तो यहां पर जो है ये चाइना अपने रोवर को भेजेगा, और ये रोवर जो है वो इसकी मार्स की सतह पर घूम घूम कर विश्लेषण करेगा, मतलब देखेगा, चेक करेगा, जांच करेगा।
राइट, मार्स की सतह की और बहुत सारी चीजों की जांच ही करने वाला है। तो उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूं आगे चल के। तो ये चीज है अभी जिसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी डिटेल में थोड़ी सी बात करें तियानवेन 1 के बारे में, तो चाइना का ये पहला मार्स प्रोब है जिसको तियानवेन 1 नाम दिया गया है। पहले इसको हुओक्सिंग 1 के नाम से जाना जाता था। इस स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर यानी कि मार्स के चक्कर लगाने वाला ऑर्बिटर होता है, राइट। एक लैंडर है जो कि मार्स में जाकर लैंड करेगा, यानी कि वो कैप्सूल जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, और एक रोवर, इस कैप्सूल के अंदर से एक रोवर निकलेगा, राइट, पहिए वाला एक हम लोग को रोवर देखने को मिलेगा, निकलेगा, और ये पूरे मार्स में घूम घूमकर मार्स की, पूरे मार्स नहीं यानी कि मार्स की कुछ स्पेसिफिक एरियाज में घूमकर मार्स की स्टडी करेगा। और पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था। और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ये चाइना के जी चैंग से उड़ा था, उड़ान भरी थी, और ये स्पेसक्राफ्ट के रॉकेट ने, तो याद रखना लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ने उड़ान भरी थी तियानवेन की, राइट। इसके अलावा लैंडिंग साइट इसकी क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत बड़ा सा मैदान है मार्स के निदन लैटिट्यूड्स पर, निदन हेमिस्फीयर पर मार्स के। इसका नाम है उतोपिया प्लैनेटिया, राइट। तो वहां पर ही उतरेगा। और आपको बता देगा इसकी 1970 में नासा का एक मिशन था, वीकिंग सेकंड मिशन, और इस मिशन के थ्रू नासा ने यहीं पर ही उतारा था अपने उसको स्पेसक्राफ्ट को, राइट। तो यहीं पर ही उतारा था, इसी जगह पर उतोपिया प्लैनेटिया, और यहीं पर ही चाइना का ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो उतरेगा, रोवर उतरेगा, राइट, लैंडर उतरेगा, फिर उससे रोवर निकलेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना तीसरी कंट्री बन जाएगी आफ्टर यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर चाइना बन जाएगी जिसने मार्स पर लैंडिंग करी हो। क्योंकि मार्स पर लैंडिंग अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर और यूएस के द्वारा की गई है, राइट। और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होगा तो चाइना तीसरे नंबर पर आ जाएगी। और 5 कोर साइंस ऑब्जेक्टिव जो है वो इस मिशन के क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो ये जियोलॉजिकल मैप मार्स का क्रिएट करेगी, राइट। ये वाला मिशन जियोलॉजिकल मैप क्रिएट करेगा मार्स का। और साथ ही साथ मार्स की जो मिट्टी है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, वहां पर पानी के और बर्फ के डिपॉजिट जो हैं तो उनको एक्सप्लोर किया जाएगा, उनकी स्टडी कंडक्ट की जाएगी, एनालाइज किया जाएगा सरफेस मटेरियल कंपोजिशन मार्स का, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा मार्स के एटमॉस्फेयर और उसके क्लाइमेट को, अंडरस्टैंड किया जाएगा मार्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स है उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट करेगा। तो ये सब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अरे गाइस, आज तो आपको बताना ही भूल गया मैं कि अपना 300 लाइक्स का टारगेट है। होपफुली आप लोगों ने लाइक का बटन जरूर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो लाइक का बटन नीचे देखो, हिट कर दो। आप एक ही बार बस आपको लाइक का बटन हिट करना है, एकदम से मतलब ज्यादा बार लाइक का बटन हिट मत कर देना, क्योंकि क्या पता आप लाइक का बटन हिट करो फिर दूसरी बार कर दो तो वो बंद ही हो जाए, लाइक ही ना शो करे। तो लाइक का बटन गाइस हिट कर दो। आपके लाइक के बटन हिट करने से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है देख कर कि हाँ यार मैं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो मुझे लाइक के बटन आप हिट कर दो तो उसी से पता लगता है। तो गाइस जरूर लाइक का बटन हिट करिएगा। और देखिए अब बात करते हैं 17 मेजर ओटीटी प्लेयर्स के बारे में। बताया जा रहा है कि 17 मेजर ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप जो ये प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, तो ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो इन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट्स को अडॉप्ट कर लिया है। एक और मैं आपको चीज बताऊंगा इसकी, अगर जब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही तो हम लोग को सिर्फ इसी पर फोकस नहीं करना, नेटफ्लिक्स के ऊपर या एमएक्स प्लेयर के ऊपर या अमेजॉन प्राइम के ऊपर, ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर से फोकस नहीं करना। हमें जो मैसेजिंग सर्विस जो होती है ना, जिसमें आप जैसे व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस हो गई, या फिर हम लोग इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग्स वगैरह करते हैं, राइट, वॉइप कॉल जिसको अपन बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। तो ये सब जो सर्विसेज जो उपयोग करते हैं ना हम लोग, तो वो भी ओटीटी के अंडर ही आता है। तो अगर ओटीटी की बात हो रही है, ओटीटी इन फलाना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी इन फलाना ऑप्शन में से ओटीटी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मैसेजिंग सर्विसेज जो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड होती हैं, या फिर वॉइस कॉल्स वगैरह जो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वो भी ओटीटी में आता है। और ओटीटी में सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म्स नहीं आता, इसमें इवन ऑडियो प्लेटफॉर्म्स भी, ऑडियो स्ट्रीमिंग भी शामिल होती है, राइट। तो उसके बारे में हालांकि मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, आपको बताऊंगा मैं, तो आपको ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट्स के बारे में। सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स है उनको कुछ कुछ नियमों को फॉलो करना होगा खुद से, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं इनको रेगुलेट करने के लिए। और इसके कारण से क्या हो रहा है, कई सारे ऐसे कंटेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि इसके अंदर जो भी वेब सीरीज आती है, जो भी मूवी आती है, आपको पता है गाइस कि उसमें तो गाली गलौज होना तो पक्की बात है, राइट। गाली तो ऐसा कोई भी इसमें वेब सीरीज नहीं मिलेगी, बहुत ही हार्डली कुछ ही मिलेंगी जिसमें गाली गलौज का कम उपयोग किया हो, बट गाली गलौज का उपयोग तो भर भर के किया जाता है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में। बट प्रॉब्लम क्या हो गई
कि इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, कुछ कुछ कंटेंट्स ऐसे भी सामने नजर आए जिससे कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा था, और जिसमें हमारी कई सारे ऐसे कंटेंट्स भी सामने देखने को मिले जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया गया। कई कंटेंट्स ऐसे भी सामने आए जिसमें हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान हुआ, राइट। तो ऐसी चीजें नहीं करना है। तो इसी को लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है वो देखने को मिली, और ये सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट्स के अंदर यही सब गाइडलाइंस है जिसको बताया जा रहा है कि 17 मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इसको अडॉप्ट किया है। और इसको बताया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, IAMAI के द्वारा इन्होंने अनाउंस किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन टूल किट को अडॉप्ट किया गया है, जो कि यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड की लाइन के ऊपर बेस्ड है, आधारित है ऑनलाइन क्यूरेट कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए, जो ऑनलाइन ये इस प्रकार के कंटेंट जो प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है जिनको अडॉप्ट किया है 17 मेजर ओटीटी प्लेयर्स के द्वारा, राइट। और ये चीज जो लाई गई थी, इस प्रकार की गाइडलाइंस जो लाई गई थी, ये सितंबर 4 2020 को लाई गई थी, और सितंबर या अक्टूबर के मंथ में इसी इशू के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मेरे रेगुलर जो व्यूअर्स होंगे उनको इसके बारे में आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा कि इस बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, बट फिर से मैं आप लोग को चीजों को कवर कराता हूं, क्योंकि क्या होता है कई बार रिपीटेड टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफी पुराने हो गए होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर उसको मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं तो क्या बुरी बात है, आप ही लोग का रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ देखो, इस टूल किट्स के अंदर सिर्फ मेन मकसद ये नहीं होता कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स को सेट करना और कोड ऑफ एथिक्स को सेट करना, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा प्रोवाइड किए गए जो फीडबैक्स होते हैं उनको भी शामिल करती है, राइट। और जो भी ऐसे प्रोहिबिटेड कंटेंट जो होते हैं या फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके आधार पर जो चीजें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है इस कोड के अंदर या इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंदर, राइट। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी कोड की बात करेंगे तो पिछले साल 15 मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ये साइन किया गया था सेल्फ रेगुलेटरी कोड को, और कोड 5 प्रकार के कंटेंट्स को प्रोहिबिट करता है कि जानबूझकर हमारे नेशनल एम्ब्लेम या फ्लैग को अगर अपमानित किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज दिखाई जा रही है, किसी पर्टिकुलर जो सीरीज है, मूवी है, उसकी अगर स्टोरी लाइन कुछ इस प्रकार की है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसी चीजों को, ऐसे कंटेंट को जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर रहा है ये कोड, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, कि गवर्न करना इस प्रकार की क्यूरेट स्ट्रीमिंग कंटेंट को। एम ये है कि जो भी चीज हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि मतलब बताना कि जो भी कंटेंट आ रहा है, जैसे कि मूवीज में हम लोग को अलग अलग रेटिंग्स की मूवी देखने को मिलती है कि नहीं, कि जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि ये मूवी जो है वो फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक है कि नहीं है। तो वैसे ही इसी प्रकार की मैच्योरिटी रेटिंग्स वगैरह भी स्पेसिफाई करना, कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स वगैरह को डिस्क्लोज करना, राइट, यानी कि थोड़ी स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा सा बताना कि किस प्रकार का कंटेंट है, जिससे कि जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो ऐसे कंटेंट को देखने से पहले ही उनको पता लग जाए कि किस प्रकार का कंटेंट है। बल्कि आजकल तो देखो हमारी कंट्री के अंदर तो वैसे भी हम लोग देख ही रहे हैं कि जहां गाली गलौज ज्यादा हो रहा है उस चीज को बहुत ज्यादा ट्रेंड किया जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है वो इन्हीं सब चीजों को पसंद कर रहे हैं। हालांकि खराब बात भी है एक प्रकार की कंट्री के लिए। अब देखो वो सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, कोई किसी को लगेगा कि नॉर्मल है, किसी को लगेगा खराब है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि इसमें इशू तो कुछ नहीं हो रहा, जो अडल्ट है उनको कोई इशू नहीं हो रहा, इसमें जो बच्चे हैं ना उनको बड़ा इशू हो रहा है। बच्चे जो है वो खराब खराब आदतें और खराब खराब चीजें जो है वो जल्दी सीख जा रहे हैं। जिस उम्र में उनको फोकस करना चाहिए अपने पढ़ाई के ऊपर, वेरियस मतलब स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर, बजाय उसके वो गालियां सीख रहे हैं, बजाय उसके वो गलत गलत आदतें जो है वो अपने आप में शामिल कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो है वो एडल्ट्स को कुछ होगा नहीं, एडल्ट्स जो है वो मैच्योर्ड है, दे नो अबाउट इट थिंग्स व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। बट जो छोटे बच्चे हैं उनको, जिनको नहीं पता और उनके सामने इस प्रकार के जब कंटेंट आते हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा खराब है। तो पर्सनली देखो, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि यार जिसको गाली सुननी है, जिसको गाली सुन के मजा आता नहीं आता, वो सबकी पर्सनल चॉइस है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इन सब प्लेटफॉर्म्स में एक्सेस जो है वो छोटे बच्चों को भी मिल जा रहा है, तो उसके कारण से बच्चों में गलत आदतें जल्दी वो डेवलप कर रहे हैं, राइट। चलो एनीवेज, ये वाली चीज मुझे आप लोग को एक बतानी थी, तो इसके बारे में ये सब चीजें मेंशन्ड है। और ओटीटी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज है। कोई भी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर जो कि ऑफर करता है स्ट्रीमिंग मीडिया को, राइट, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट के तौर पर, तो वो ओवर द टॉप मीडिया सर्विस के तौर पर हमें देखने को मिलता है। इस टर्म को कॉमनली वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई किया जाता है। इसमें ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेजिंग सर्विसेज,
इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग सोल्यूशन, तो ये सब भी इसके अंदर शामिल है। और ओटीटी सर्विसेज के अंदर ट्रेडिशनली मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स या फिर टेलीविजन प्रोवाइडर्स भी शामिल रहते हैं। और इसमें बताया जाता है कि एक जो यूजर है जिसको इन सब सर्विसेज का उपयोग करना है, तो एक यूजर के पास जब तक इंटरनेट का कनेक्शन होता है, चाहे वो लोकली हो या फिर अपने मोबाइल नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट का जिसके पास जो कनेक्शन होता है, तो वो मतलब ये सब सर्विसेज जो है वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर बेस ये सब सर्विसेज मिलती हैं, राइट। और ये पॉपुलैरिटी इनकी आज की रेट में इसलिए बन रही है, बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि हाई वैल्यू कंटेंट है और काफी कम कीमत पर लोगों को कंटेंट मिल जाता है। जैसे कि 999 में अमेजॉन प्राइम की प्राइस है, और नेटफ्लिक्स का भी मेरे ख्याल से इतना ही कुछ प्राइस होगा, राइट। ओरिजिनल कंटेंट नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन प्राइम का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा इसकी कंपैटिबिलिटी भी मल्टीपल डिवाइसेस में भी हो जाती है, आप काफी सारी डिवाइसेस पर इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसके कारण से इसकी पॉपुलैरिटी एकदम से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें जिसके बारे में आप लोग को एक बेसिक जानकारी, आइडिया होना चाहिए, राइट। अब गाइस 5G को लेकर एक पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो ये रिपोर्ट सबमिट करी है, उसमें बताया था कि 5G के लिए जिस प्रकार से मेंशन था कि हम लोग क्या क्या कदम उठाएंगे 5G को इंडिया में लाने के लिए, बट बताया जा रहा है कि बहुत ही स्लो प्रोग्रेस इंडिया के अंदर 5G को लेकर हो रही है। चैलेंजेस क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो एक तो स्पेक्ट्रम का अप्रूवल यहां अभी तक नहीं हुआ है, अनसर्टेनिटी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड या उसकी ऑक्शनिंग से रिलेटेड, नीलामी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। हाई रिजर्व प्राइस स्पेक्ट्रम के बताए जा रहे हैं। इनएडिक्वेट और पुअर डेवलपमेंट टेस्ट केसेस में, यानी टेस्टिंग वगैरह में देखने को मिल रहा है 5G की। और ऑप्टिकल फाइबर भी पूरी तरह से हमारी कंट्री में बिछाई नहीं गई है। साथ ही साथ बैक हॉल कैपेसिटी भी डेफिशिएंट है। बैक हॉल कैपेसिटी सिंपल सी चीज है कि जो टावर्स वगैरह जो होते हैं ना, वायरलेस टावर्स वगैरह, उसके थ्रू इंटरनेट का एक्सेस जो है वो किन किन जगह पर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये बैक हॉल कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें भी काफी कमी बताई जा रही है। अब क्या चीज करनी चाहिए, तो जो इश्यूज हैं जो मैंने भी आपको बताए, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया को अगर 5G नेटवर्क्स में लीड करना है, कंपीट करना है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उसको अपनी प्रोसेस में तेजी लानी पड़ेगी। उसको बैक हॉल कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट करना होगा। स्पेक्ट्रम की नीलामी का, ऑक्शनिंग का जो इशू है, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा, राइट। तो ये सब चीजें, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ स्पेक्ट्रम वेव्स के एलोकेशन के लिए, और ये जल्द से जल्द करना होगा अगर 5G को हमारी कंट्री के अंदर जल्द से जल्द लॉन्च करना है। तो 5G की बात करें गाइस, तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड हम लोग को देखने को मिलती है कनेक्टिविटी, और ये रिप्लेस कर रही है 4G LTE कनेक्शन को। और 5G की डाउनलोड और अपलोड स्पीड्स काफी ज्यादा है, और मल्टी Gbps पीक रेट्स के हिसाब से ये सर्विसेज डिलीवर करती है। अल्ट्रा लो लेटेंसी इसकी देखने को मिलती है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट को ओपन करने में, लोड होने में कितनी देर लग रही है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। जैसे कि आप YouTube पर अगर कोई वीडियो देखते हैं, तो वो वीडियो को ओपन होकर चलने में जो जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी, राइट। तो इसकी अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी कि बहुत फास्ट स्पीड जो है वो, या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो यूजर को, कस्टमर को मिलेगा जो 5G की सर्विसेज जो है वो यूज करेंगे, राइट। और काफी यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस जो है वो यूजर को मिलेगा 5G के थ्रू। और इंडिया 5G के मामले में कहां पर स्टैंड करती है एट प्रेजेंट, तो हमारी कंट्री के अंदर 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, राइट। तो ये फोकस कर रही हैं और बेसिकली डिमांड कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्लियर रोड मैप प्रोवाइड कराए स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर, 5G फ्रीक्वेंसी बैंड्स को लेकर, जिससे कि ये जो कंपनीज हैं ये मतलब उस अकॉर्डिंग प्लान करें, राइट। क्योंकि अगर प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा इन कंपनीज के पास कि किस प्रकार से 5G एलोकेशन आने वाला है, स्पेक्ट्रम उसका कैसे एलोकेट किया जाएगा, तो ये कंपनीज अकॉर्डिंगली जो है वो अब काम करना शुरू कर देंगी, राइट। तो अभी तक क्योंकि प्लान जो है वो रोल आउट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी अभी मतलब उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हर एक चीज स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड होती है। कितना स्पेक्ट्रम एलोकेट होना है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइसेस की व्यवस्था होगी, राइट। उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप्स किए जाएंगे, तो वो कंपनीज को देखना रहता है। और प्रॉब्लम ये है इन कंपनीज के पास, स्पेशली रिलायंस जियो को छोड़कर दूसरी जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी है, तो इनके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है, कैश की इनके पास कमी है। और बट इस मामले में रिलायंस जियो काफी ज्यादा लीड करती है, और इवन रिलायंस जियो ने प्लानिंग भी ये कर रखी है कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री का ही खुद का बना हुआ एक 5G नेटवर्क तैयार करेगी रिलायंस जियो इसी साल के सेकेंड हाफ में, 2021 की ही सेकेंड हाफ में। तो ये रिलायंस जियो ने घोषणा करी है। बट
अभी काफी स्ट्रगल कर रही हैं, एयरटेल और दूसरी कंपनीज जैसे कि वोडाफोन आइडिया, राइट। और 5G के मामले में पूरी दुनिया भर की क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी ट्रायल बेसिस पर 5G की सर्विसेज शुरू कर दी जा चुकी हैं। और यूएसए के अंदर कुछ कंपनीज है जैसे कि AT&T, टी मोबाइल, वेरिजॉन, तो ये सब जो कंपनीज हैं ये लीड कर रही हैं आज की डेट में, और उन्होंने कमर्शियली 5G की सर्विसेज अपने यूजर्स को देना भी, प्रोवाइड कराना भी शुरू कर दिया है। तो ये चीजें हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस 5G से रिलेटेड और रिपोर्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। गाइस जब हम लोगों ने बजट को डिस्कस किया था तो आपको शायद याद आ रहा हो, हमने बात भी करी थी कि सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 और 2022 में, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से जो शुरू होगा, तो इसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, यानी कि 2 सरकारी बैंक्स को उसका निजीकरण करेंगे, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देंगी, राइट। तो ये चीज हमने देखी थी इस प्रकार की। तो बट हालांकि वो 2 बैंक कौन से होंगे इसकी बात बताई नहीं गई थी बजट के दौरान। तो इसी पर ही बेस्ड एक आर्टिकल है जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सरकार काफी सालों से बैंकों में पैसा लगा रही है, कैपिटल इंजेक्ट कर रही है, इसके गवर्नेंस में रिफॉर्म लेकर आ रही है, बट फिर भी कोई इंप्रूवमेंट बैंकों की फाइनेंशियल पोजीशन पर नहीं देखने को मिल रहा है, कि इंप्रूव नहीं हो रही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सरकारी बैंकों की, राइट। इन बैंकों के अंदर स्ट्रेस एसेट्स काफी ज्यादा है प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले, राइट, यानी कि नुकसान में चल रही है, प्रॉफिट भी इन बैंकों का नहीं हो रहा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बदतर है, डिविडेंड पेमेंट्स भी बहुत खराब देखने को मिल रहे हैं, उसके रिकॉर्ड्स काफी खराब है, जिसके चलते ये बैंक जो है वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है और लॉस में ये बैंक चल रही है। सरकार इस पे बहुत पैसा लगाती है। एग्जांपल के तौर पर सितंबर 2019 में सरकार ने सरकारी बैंकों पर 70,000 करोड़ रुपए लगाया, उसके बाद 2018 में 80,000 करोड़ रुपए लगाया, उसके बाद 1,06,000 करोड़ रुपए लगाया 2019 में, राइट, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू। और 2019 में बैंकों की स्थिति को थोड़ा ठीक करने के लिए 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक में तब्दील कर दिया, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली कि सरकार ने वेरियस कदम उठाए कि बैंक जो है वो स्टेबल हो जाए, बैंक जो लॉस में चल रही है वो नॉर्मल हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर अब सरकार किसके ऊपर फोकस कर रही है? बैंकों को प्राइवेटाइज करने के ऊपर फोकस कर रही है, सरकारी बैंकों को प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, अपनी हिस्सेदारी इन बैंक से जो है वो हटा रही है, जिससे कि सरकार का जो इतना पैसा जो बैंकों को स्टेबल करने में, उनको खड़ा करने में लगाया जाता है, तो फिर वो यहां पर ना लगे, राइट। और कुछ चुनिंदा ही ऐसे बैंक हैं जिनको सरकार रखेगी, और बाकी हो सकता है कि आने वाले पीरियड में बताया जा रहा है कि और भी काफी सारे बैंक्स को सरकार जो है वो प्राइवेट को सौंप दे या उसका निजीकरण कर दे, प्राइवेटाइजेशन उसका कर दे, राइट। ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म में काफी कम ही स्टेट ओन्ड बैंक्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि सरकारी बैंक काफी कम देखने को मिलेंगे, राइट। या तो उनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, यानी कि मर्ज कर दिया जाएगा काफी सारे बैंक्स को, और या फिर उनको प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, सरकार की जो मतलब सरकार फ्री हो जाएगी, यानी कि इससे जो सरकार अपना इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है साल दर साल, जैसा मैंने भी आपको बताया था 2018-19 में कितने पैसे सरकार ने बैंकों को दिए, बैंकों में लगाए, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी भी स्थिति ठीक नहीं हुई। तो वो सरकार को इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा थोड़ा, राइट। और इश्यूज क्या है इन सब बैंक्स के घाटे के? तो सबसे बड़ा इशू नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, यानी कि स्ट्रेस एसेट्स का हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों ने लोन ले रखा और अपनी प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराया और उन्होंने लोन रीपे नहीं किया, तो इस प्रकार से मतलब इन सब बैंकों का लॉस हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। और हालांकि ये बताया गया कि इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, मतलब डिक्लाइन होना उसमें शुरू हो चुका है। और कोविड-19 रेगुलेटरी रिलैक्शन जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी सरकार को इन सब बैंकों के अंदर और पैसा लगाना होगा, राइट। तो इसलिए सरकार थोड़ा सा सोच रही है कि इन बैंकों में पैसा लगाने की जगह इन बैंक को जो है वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए। तो इस पर सरकार मेनली अभी काम कर रही है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें, नेशनलाइजेशन की बात करें, तो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जब थी, वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने के ऊपर, राइट। यानी कि इन्होंने फैसला लिया था कि जो 14 सबसे बड़े निजी बैंक जो थे, प्राइवेट बैंक जो थे, उसका इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, राइट, नेशनलाइज किया था, यानी कि प्राइवेट बैंक को पब्लिक बैंक पे कन्वर्ट किया था जुलाई 1969 में। और आइडिया ये था कि बैंकिंग सेक्टर को सोशलिस्टिक अप्रोच के साथ अलाइन करना है, राइट, क्योंकि उस समय सरकार का जो अप्रोच था वो सोशलिस्टिक अप्रोच था, तो उसी को देखते हुए यहां पर बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था। और स्टेट बैंक की अगर बात करेंगे, एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1955 में इसका नेशनलाइजेशन देखने को मिला था, और इंश्योरेंस सेक्टर का 1956 में। और काफी सारी कमिटीज ने इवन प्रपोजल भी रखा हुआ है कि सरकार को जो अपनी हिस्सेदारी है पब्लिक बैंक्स के अंदर उसको 51% से नीचे कर लेना चाहिए। जैसे कि नरसिम्हा कमेटी ने प्रपोजल रखा था कि 33%
जो है वो बैंकों के अंदर सरकार की पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और पीजे नायक कमेटी ने कहा था कि 50% से नीचे सरकार अपनी हिस्सेदारी रखे इन सब बैंक्स के अंदर। तो कुल मिलाकर नेशनलाइजेशन जो शुरू हुआ था वो आज की डेट में एक प्रकार से बड़ा फेलियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स जो है वो कोप अप नहीं कर पा रही हैं। बहुत ज्यादा हैवी इनमें हम लोग को स्ट्रेस एसेट्स देखने को मिल रहा है कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेंस का बेसिकली एक क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में, अगर दोनों को रखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों इतनी घाटे में चली जाती हैं, क्या वजह, और प्राइवेट सेक्टर बैंक क्यों नहीं जाती हैं, राइट। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ा सर्च करें, टाइम दें, 1-1.5 घंटा टाइम दें इस टॉपिक पर, एक अच्छा आंसर बनाने पर फोकस करें और एक अच्छा आंसर लिखें। क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक टास्क है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट, जितने भी सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो ये वाला आंसर जरूर लिखें, क्योंकि इससे रिलेटेड, इससे इर्द गिर्द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिविल सर्विसेज के अंदर। क्योंकि काफी सारे बैंक्स को जो है वो आज की डेट में टारगेट किया जा रहा है कि उनको प्राइवेटाइज करना है, और रिपोर्ट्स में भी इसी प्रकार की चीजें बताई जा रही। तो आप बताएं नीचे, कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, आप क्या करिएगा, पेन और पेपर पर ही लिखिएगा अपने आंसर को, और 200 वर्ड्स में इस आंसर को लिखिएगा अच्छे से, बढ़िया से। और फिर इसको आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम का अपना एक डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर शेयर कर सकते हैं। काफी सारे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं, उनसे बोल सकते हैं आप, वो आपकी कॉपी चेक करेंगे, या फिर आपके जो भी टीचर हैं पर्सनली, जो आपकी तैयारी करवाते हैं, आपके आसपास जो टीचर्स होंगे, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको आप अपना आंसर दिखा सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपके आसपास होंगे, तो उनसे आप चेक करवा सकते हैं अपने आंसर को। तो इस प्रकार की आप स्टडी करो, ग्रुप स्टडी करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और आज के लिए गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, कवर कराए हैं, अगर उनसे रिलेटेड आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई है, तो लाइक का बटन तो जरूर हिट कर ही दो यार, मतलब कर ही दो। बहुत कम स्टूडेंट लाइक का बटन हिट करते हैं, इतनी बार बोलने के बावजूद भी, आज कर दो बिल्कुल। और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं, एक लाइक तो बनता है ना मेरी इतनी मेहनत के लिए। और आप लोग मतलब 1000-1200 स्टूडेंट देखते हैं, बट मतलब काफी कम ही स्टूडेंट जो है वो मेरे एफर्ट्स जो है उसको सामने रखते हैं। एक ही दिन बस स्टूडेंट ने खुश किया था, 300-350 लाइक्स आए थे, उसके बाद फिर अभी तक जो है वो 300 लाइक्स भी बड़ी मुश्किल से टच हो रहा है। तो आपका पैसा थोड़ा लगता है यार लाइक का बटन हिट करने में, पता नहीं क्यों कंजूसी करते हो आप लोग। चलो एनीवेज गाइस, पर लाइक का बटन जरूर हिट किया करो, आप ही लोग के लिए यहाँ पर मेहनत की जाती है, राइट। और पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और अगर आपको पेड पैकेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ चीज मुझसे आपको पूछनी है, तो आप फेसबुक पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर 9713282838 ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।